नमस्कार, मैं भुवनेश कुमार स्वामी 9th क्लास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम इसी किताब का पार्ट नंबर 13 हम बीमार क्यों होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब यह चैप्टर शुरू करेंगे तो ये चैप्टर थोड़ा इजी पड़ता है, समझ में भी आसानी होगी और इम्पोर्टेंट लेसन है, इसलिए इस पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। इसको शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में छोटा सा क्रियाकलाप इसके अंदर दिया हुआ है कि हमने लातूर, भुज और कश्मीर आदि में आए भूकंप और तटवर्ती भाग को प्रभावित करने वाले चक्रवात के विषय में सुना है। तो ये 3 जगह पर जो चक्रवात, तूफान, भूकंप आए थे, इनके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा हुई है। आप ये कल्पना करें कि इनके जैसी कितनी संभावित आपदाओं से लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होगा यदि हमारे आसपास घटित तो इन सभी घटनाओं से, चाहे भूकंप हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस प्रकार की आपदाओं के होने के बाद में वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर किस प्रकार का इफ़ेक्ट पड़ता है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कल्पना कीजिए। इन आपदाओं के वास्तव में घटने के समय हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, ऐसे कल्पना कीजिए कि मान लो ये ऐसी आपदा हमारे साथ घटित हो जाए तो उस समय हमारे पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आपदा घटित होने के पश्चात कितने समय तक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती रहेंगी। जब इस प्रकार की आपदाएं घटित होती है तो घटित होने के पश्चात, जब घटित होती है उस टाइम तो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आपदा चली जाती है, घटित हो जाती है, इसके पश्चात वहाँ के लोगों को या आसपास के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या समस्याएं उन लोगों को पैदा होती है। और पहली स्थिति में आपदा के समय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और दूसरी स्थिति में आपदा के पश्चात स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, इन पर सोचना है। कि एक तो पहली स्थिति कब, जब आपदा आती है उस समय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरी स्थिति जब ये आपदा ख़त्म हो जाती है, आपदा के पश्चात सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसके बारे में सोचना है। तो इस क्रियाकलाप के दौरान हमें यह अनुभव होता है कि मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग एक जटिल समस्या है। सबसे बड़ी समस्या मानव समुदाय के लिए स्वास्थ्य और रोग है। इसी प्रकार की एक रोग से हम अभी लड़ ही रहे हैं, कोविड-19, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। तो एक प्रकार की ये प्राकृतिक आपदा ही मान सकते हैं हम इसको। ये भी एक रोग, एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है जिसके लिए एक दूसरे को से संबंधित अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं कि स्वास्थ्य और रोग का अर्थ स्वयं में बहुत जटिल है। नॉर्मली हम स्वास्थ्य और रोग को एक ही मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को पर्यायवाची है, लेकिन दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। स्वास्थ्य और रोग का जो अर्थ है वो बहुत जटिल है, बहुत बड़ा है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। जब हम पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण हैं और उसकी रोकथाम कैसे होगी, तो हमें इन अवधारणाओं के अर्थ जानने होंगे। तो जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कोई बीमारी है, इसके कारण क्या है, इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, तो ऐसी जब विचारधाराएं हमारे सामने आती है तो इन अवधारणाओं के अर्थ जानने जरूरी होंगे। क्या आखिर में स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखते हैं हम जानते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो सदियों की मौलिक इकाई है। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका किसी भी
सजीव की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोई भी सजीव है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, कोशिका किसी बनी होती है जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, लिपिड है आदि से बनी होती है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड इनसे मिलकर अनेक रासायनिक पदार्थ दूसरे भी हैं जिनसे मिलकर कोशिकाएं बनती हैं और कोशिकाओं से हमारे शरीर के अंदर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंगों से तंत्र बनते हैं और तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका एक क्रियाशील स्थल है, कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। कोशिका एक क्रियाशील स्थान है जिसमें अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती है। आप चाहे कोई कार्य कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन कोशिकाओं के अंदर निरंतर कार्य चालू रहता है। हमेशा उसके अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती है। कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएं एवं कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। तो प्रत्येक कोशिका के अंदर बहुत जटिल प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं, एनी टाइम चलती रहती है और उसमें कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। मरम्मत का मतलब होता है कि जब कोशिकाएं टूट जाती है, उनको चोट लग जाती है तो उनकी जगह नई कोशिकाएं आ जाती है, पुरानी कोशिकाएं मरती है तो नई कोशिका आती है। और हम भी देखते हैं जब हमारी की चोट लग जाती है तो जो कोशिकाएं मरम्मत होती है, ये मरम्मत करने का कार्य हमारे शरीर के अंदर निरंतर चलता रहता है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। तो नई नई कोशिकाएं बनती रहती है, एनी टाइम पर सेकंड लाखों कोशिकाएं मरती है और प्रत्येक सेकंड लाखों कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर नई बनती रहती है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हमारे अंगों अथवा ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंगों के अंदर, हमारे ऊतकों के अंदर अनेक प्रकार की बहुत ही विशिष्ट क्रियाएं एनी टाइम चालू रहती है। जैसे हृदय धड़कता है, हमारा जो हृदय है पूरी जिंदगी निरंतर अविरल एनी टाइम धड़कता रहता है, तो ये भी एक क्रिया है। फेफड़े सांस लेते हैं, हम जो श्वसन क्रिया होती है फेफड़ों के माध्यम से होती है, तो फेफड़े एनी टाइम सांस लेते हैं जब तक हम जीवित रहेंगे। वृक्क में निस्यंदन द्वारा मूत्र बनता है। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन क्रिया होती है, फिल्टर होता है हमारा खून, वहाँ से मूत्र बनता है और मस्तिष्क सोचता है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर हम चाहे चाहे न चाहे निरंतर होती रहती है। हम ये सोचते हैं कि यार रात को तो हम सो गए तो शायद हमारी सारी क्रिया बंद हो चुकी है, ऐसा तो नहीं है। अगर ये क्रिया बंद हो जाएगी तो मनुष्य जिंदा कहाँ रहेगा। तो आप चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका हृदय निरंतर धड़कता रहेगा, सांस आपकी निरंतर चलती रहेगी, किडनी एनी टाइम मूत्र बनाती रहती है, मस्तिष्क सोचता है। दिमाग के अंदर कई बार बात आ जाती है हमारे, क्या रात को, दिन में तो हम सोचते ही रहते हैं, रात को हम सो जाते हैं तब हम ये सोचते हैं हमारा दिमाग भी सो गया है। वो दिमाग आपको सोया नहीं है, वो सोचता रहता है। आपको रात को सपने आते होंगे, सपने आ रहे हैं इसका मतलब आपका दिमाग उस टाइम काम कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। तो ये जो क्रियाएं है ना, ये निरंतर हमारे शरीर के अंदर होती रहती है। ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित है, ऐसा नहीं सभी क्रियाएं अलग अलग है, एक दूसरे से ये सभी क्रियाएं कनेक्टेड है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि वृक्क में निस्यंदन न हो, यानी हमारी किडनी के अंदर अगर खून जो रक्त है वो फिल्टर न हो, निस्यंदन न हो, तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे। किडनी जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित विषैले पदार्थों को अलग कर देती है, मूत्र की सहायता से बाहर निकाल देती है शरीर से। लेकिन अगर किडनी के अंदर ये निस्यंदन क्रिया नहीं हो तो शरीर के अंदर विषैले पदार्थ एकत्र हो जाएंगे। इस परिस्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा। वे कनेक्टेड।
काम कितनी में इफेक्ट हो रहा है, और लेकिन इसका प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ रहा है कि जब किडनी सही रूप से फिल्टर नहीं करेगी, मूत्र को नहीं बनाएगी, तो हमारे शरीर के अंदर विषैले पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में मस्तिष्क सही प्रकार से सोच नहीं सकता। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा, कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। बिना शरीर में ऊर्जा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो इन सभी कार्यों को करने के लिए, इन सभी क्रियाओं को होने के लिए शरीर के अंदर ऊर्जा और कच्चे पदार्थों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। अर्थात कोशिकाओं और ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन कोई भी क्रिया संपन्न बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आप भोजन ना करो एक दिन, तो देखते हैं हमारा दिमाग सही ढंग से काम नहीं करता है, सोच नहीं सकते हम लोग, तो इफेक्ट पड़ा क्योंकि ऊर्जा की कमी होगी शरीर के अंदर। और मान लो अगर आप पानी कम पिए, तो आपके शरीर के अंदर मूत्र बनने की क्रिया कम हो जाएगी, शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाती है, यानी हृदय की धड़कने की क्षमता तेज़ हो जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। तो शरीर के एक दूसरे कनेक्टेड है। ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा के कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। और ऊर्जा का सोर्स हमारे पास क्या है? भोजन। तो भोजन से ही हम शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं और ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। दोबारा देखो इसको, इम्पोर्टेंट है ये चीज़, कि ऐसा कोई भी कारक है जो कोशिकाओं और ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है। हम अच्छा खाना भोजन कर रहे हैं, सब कुछ क्रिया कर रहे हैं, योगासन करते हैं, कसरत करते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं, तो शरीर की सभी कोशिकाएं, सभी ऊतक, सभी अंग सही ढंग से कार्य करेंगे, हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई भी कारक हो जाए जिसके कारण से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक हैं, उनको उचित रूप से कार्य करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। तो कहीं ना कहीं पूरे शरीर के अंदर इसका इफेक्ट पड़ेगा। एक अंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो काम ढंग से नहीं कर पाता है, तो उसका इफेक्ट पूरी बॉडी पर आएगा। शरीर की सभी क्रिया इससे इफेक्टेड होगी, इससे प्रभावित होती है। तो वो कारक क्या है जिससे शरीर की क्रिया इफेक्टेड हो रही है? हमारी कोशिकाएं, हमारे ऊतक, हमारे अंग से ढंग से कार्य न कर रहे हैं, वो उसका कारण ढूंढो। उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हम स्वास्थ्य और रोग की अवधारणाओं को समझेंगे। तो ये जो बात आई है उस कारक वाली, उस कारक को ध्यान में रखकर ही हम स्वास्थ्य और रोग, इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। लगता बहुत छोटा शब्द है कि स्वास्थ्य रोग एक ही है, छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको समझाने बैठेंगे हम लोग तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। स्वास्थ्य अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है, रोग अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है, दोनों बहुत जटिल अर्थ है इनका। तो इन दोनों स्वास्थ्य किसके बारे में, स्वास्थ्य और रोग दोनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा अगले वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि अगर चर्चा करने बैठेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इसी स्वास्थ्य और रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक आप इस जो पढ़ाया गया इसको रिपीट करें और आगे के लिए पढ़ के तैयार रहें, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। जाने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।